हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। अगर आपने आज के दिन का पहला वीडियो नहीं देखा है, जा करके देख सकते हो। आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल रहा होगा एंड इसके साथ ही वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको कार्ड भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था अब दिन में 2 वीडियोज़ आएँगे और आगे मतलब हो सकता है कुछ 1 महीने, 2 महीने या फिर पता नहीं कितने दिन के बाद, बट इसको मैं 3 करने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद और आगे देखा जाएगा। तो इसीलिए यार बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला है, एजुकेशनल पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड जैसे मैं बताया था, कमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर बातचीत होने वाली है, तो अगर आपको कोई भी स्टॉक में कोई डाउट है, आप भी कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसके मुझे फंडामेंटल, टेक्निकल, बिज़नेस जो भी जानना हो आप जस्ट उसे बताओ। एंड अगर आपका कोई यूनिक डाउट है वो भी आप बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कमेंट आया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कहा हुआ है प्लीज एनालाइज डीसीडब्ल्यू स्टॉक, तो डीसीडब्ल्यू के ऊपर कुछ बातचीत इन्होंने करने बोला है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डीसीडब्ल्यू पे, और ओके सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट कैप इसका देख लो 1676, मतलब लगभग आप कह सकते हो 1700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। स्मॉल कैप में भी जो कंपनीज अराउंड 1600, 1500, 1000, 1800 ऐसे मतलब जो कंपनीज रहती है, या फिर 2000 भी कह सकते हो, तो वो ज़्यादा रिस्की होती है। स्मॉल कैप में भी एक कैटेगरी होती है जो 4000, 4500, 5000 करोड़ की कैटेगरी होती है। वो कंपेरेटिवली वो भी रिस्की होती है, बट वो कंपेरेटिवली इन 1600-1700 करोड़ की कंपनी से सेफ होती है। और अगेन ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आपको इसका बिजनेस जानना हो, जस्ट आप कॉमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मुझे इसका बिजनेस भी जानना है और ये सब कुछ, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। कंपनी मेनली काम क्या करती है? कंपनी मेनली काम करती है केमिकल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेशलिटी केमिकल्स, कमोडिटी केमिकल्स, देन उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को बनाती है और सेल करती है। और बाकी जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको डिटेल में जानना है जस्ट कमेंट कर देना। मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको जस्ट बता दिया कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर एक ओवरव्यू नहीं पता रहेगा कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या करती है, तो फिर दिक्कतें आती है फंडामेंटल्स में जा करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पे अगर देखोगे मैं स्टैंड अलोन देख रहा हूँ। आप बोलोगे यार पिछले वीडियो में जिन्होंने देखा होगा, पिछले वीडियो में आपने बोला था कि कंसोलिडेटेड नंबर्स जो होते हैं उनको बेस करके ही, उनको देख करके ही जो है स्टॉक प्राइस मूवमेंट होती है। मतलब हमें फंडामेंटल्स को ही देखना चाहिए। फंडामेंटल्स को तो देखना ही चाहिए, उसमें हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही देखना चाहिए। बट सम केसेस, इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये भी होता है जहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसके बाद का डेटा है ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में जब आपके पास डेटा ही नहीं है, इसका मतलब क्या कि इस कंपनी का 2015 के बाद से स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड एक ही में आने लगा। तो इसीलिए इस केस में मैं स्टैंडअलोन देख रहा हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा गौर करना इस चीज पे, ठीक है? 1100, 1300, मैंने जो भी बताया आपको कि फंडामेंटल्स को देख करके ही टेक्निकल प्राइस में मूवमेंट होता है। अब मैं आपको वो प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा आप बस इस चीज को याद रखना, मैं आपको जो जो बोलूंगा। सबसे पहले देखो सेल्स आप देख लो, 1100, 1300, 1300, 1200, 1200, 1100, 1100, 1300, 1200। उसके बाद यहाँ पे आया देखो 1100, 1200, 1300। 2012 से 2020 तक यही चलता रहा। 2021 में 1400, 1450 पहुंचा, फिर 2450 हुआ, फिर 2450 के बाद, साढ़े 2400 कह रहा हूँ, सॉरी, 2450 के आसपास हो गया, ठीक है? मतलब 2500 कह लो। उसके बाद यहाँ पे 2600 हो गया। उसके बाद टीटीएम को अगर आप देखोगे तो टीटीएम में 2300 है, बट उसे आप नहीं भी देख सकते हो। तो उसके बाद 2021 से अगर आप देखोगे एक अच्छा सा ग्रोथ आपको फिर भी दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि हाँ, इन दोनों में काफी अच्छा ग्रोथ है। 2020 से 2021 से 22 में अच्छा ग्रोथ है, लेकिन 22 से 23 में उतना अच्छा जंप नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इससे, इस कंसोलिडेशन वाले सेल से तो अच्छा ही है, ठीक है? तो 2012 से 20 तक लगभग जीरो परफॉर्मेंस, उसके बाद से परफॉर्मेंस आया, इस बात को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट में भी कुछ वैसा ही हुआ, बहुत इनकंसिस्टेंट, बहुत ज्यादा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी हैवी लॉस, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, कभी ज्यादा लॉस कभी कम लॉस, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ 2021 20 तक, 21 के बाद क्या हुआ? 21 में 4 करोड़ 108, 200 कह सकते हैं इसे, 192, और टीटीएम का देखोगे 143। मतलब जो प्रॉफिट्स आने लगे वो
2021 से, या फिर आप कह सकते हो 2022 से आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सीन, 2020 तक नो परफॉर्मेंस, 20 के बाद से मामला चेंज हुआ थोड़ा सा। और आपको ये चीज ईपीएस में भी साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, कि ईपीएस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जहाँ पे पहले क्या होता था, बहुत इनकंसिस्टेंसी होती थी और लॉस भी होता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको 10 साल का 7% दिख रहा है, 5 साल का 17% इज ओके ओके, 3 साल का 27% इज वेरी गुड, एंड टीटीएम का -15% नॉट गुड, बट आप इसे छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये टीटीएम है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा होगा, 10 साल का 7% है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 21, 22, 23 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस है, इसी वजह से यहाँ पे देखो 3 साल में 27% का ग्रोथ है, ठीक है, और 5 साल में देखोगे 17% है, क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और 10 साल में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इसलिए आपको इतना कम परसेंटेज दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका सेल्स फिर भी अच्छा हो रहा है, मैं नहीं कहूंगा अच्छा है, अभी तक पूरी तरह से ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जो है सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट देखो 3 साल हो गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छी की तरफ जा रहा है। अगर और 4-5 साल, या आप कह सकते हो 5-6 साल ये मेंटेन करता है इस चीज को कंटिन्यू करता है, 27% 30% का ग्रोथ अगर कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैं अभी भी कहूंगा कि 3 साल का देख करके डेटा और जो भी न्यूमेरिकल डेटा देख करके मुझे लगता है इसका सेल्स अच्छा है, ठीक है, अभी अच्छा हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 साल में 58% है, 3 साल में 101% है। और हाँ, पहले ये लॉस था और उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, इसी वजह से आपको 5 साल का नंबर भी अच्छा दिख रहा है। 3 साल का नंबर तो ऑब्वियसली अच्छा है ही, 4 करोड़ का 108 हो गया तो रहेगा ही। और टीटीएम यहाँ पे डिक्रीज हुआ, इसी वजह से आपको -18% दिख रहा है। 10 साल का नंबर आपको 4% दिखेगा, क्यों? क्योंकि आप देख करके समझ ही सकते हो इनकंसिस्टेंसी थी, कभी लॉस कभी प्रॉफिट कभी कुछ। तो इसी वजह से ओवरऑल मैं ये भी कहूंगा प्रॉफिट ग्रोथ अब अच्छा हो चुका है, पहले अच्छा नहीं था। आगे क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आगे क्या होगा वो आपको खुद सोचना है, मैं बताऊंगा आगे। और स्टॉक प्राइस ईजीआर के बारे में हम बात नहीं करते हैं, आरओई की बात करते हैं। तो देखो आरओई 10 साल का 4%, 5 साल का 6%, नथिंग, बेकार आरओई 10 साल का 4% और 5 साल का 6%, 3 साल का 11%, मैं इसे भी नॉट गुड कहूंगा, ये भी बेकार है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ 4-6% से अच्छा है, लेकिन 11% इज नॉट गुड। लास्ट ईयर का आरओई जो है 18% है, इसको मैं ओके कहूंगा, ओके। और यहाँ पे ही मुझे थोड़ा सा ये है, एक आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट सा मुझे कुछ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरओई बहुत कम है, एंड इतने कम आरओई पे मुझे नहीं लगता है कि 27% 28% का ग्रोथ पता नहीं कितना दिन कंटिन्यू रहेगा। और खासकर प्रॉफिट जो ईपीएस है, यहाँ पे जो ग्रोथ आया हुआ है, ये भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि कंटिन्यू रह पाएगा नहीं रह पाएगा। मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है आरओई कम होता है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट ग्रोथ का इफेक्ट करता है। अगर आरओई रहेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रोथ करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आरओई नहीं होगा तो आप 1 साल 2 साल 3 साल कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद एक टाइम के बाद आपको प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब आप क्या करोगे, प्रॉफिट ग्रोथ खुद ब खुद आप देखोगे नहीं बढ़ रहा है, अपने आप रुक सा गया है, बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक पॉजिटिव बात है, ये लगातार आरओई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से इंक्रीज होता है, अराउंड 25-26 तक भी पहुंचता है तो भी काफी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर इसी तरह से 18-19 पे रहेगा तो मुझे थोड़ा डाउट रहेगा इस चीज पे, ठीक है। तो ये चीज है कि इसमें मुझे आरओई कम लगा, बाकी सेल्स प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो चुका है। आरओई अभी भी जो है मैं कहूंगा अच्छा नहीं है। और बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्व्स जो है अराउंड 900 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग्स अराउंड 500 करोड़ की है। तो हाँ, इसमें बोरिंग्स थोड़ी ज्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग्स रहे ठीक है, बट हाँ आरओई इसको लाना होगा, आरओई नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग ज्यादा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कम है, इसका उल्टा होना चाहिए था, शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होनी चाहिए थी। लेकिन अगेन मैंने वही कहा कि जब तक, मैंने पहले भी इस चीज को कहा हुआ है, आपको याद होगा, जब तक प्रॉफिट है, जब तक ग्रोथ है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो प्रॉफिट ग्रोथ हो, तीनों ही चाहिए वैसे तो, आरओई, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, जब तक ये सब चीज है स्टॉक बचा हुआ रहेगा। जिस दिन ये सब चीजें जाएंगी, स्टॉक फिर से गिरेगा, फिर से रुकेगा, फिर से अटकेगा। और यही चीजें जो है होती है। अगर आप बैकएंड पे, जैसे ये चीजें जो है, जैसे बैलेंस शीट है, इन्वेस्टर्स है, ये बैकएंड वाली चीजें होती है, खासकर बैलेंस शीट, और खासकर ये बोरिंग्स, रिजर्व्स, ये सब कुछ, या कैश, कैश इक्विवेलेंट्स। अगर कंपनी का ग्रोथ रुकता है तो यही चीजें सपोर्ट करती है कि स्टॉक प्राइस गिरे ना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया हुआ है कि अगर स्टॉक प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ग्रोथ है, ऊपर जा रहा है, ग्रोथ रुका, तो दो चीजें होंगी, या तो स्टॉक प्राइस ऐसे रुकेगा या तो नीचे आएगा। किस केस में क्या होगा, अगर बैक एंड पे बैलेंस शीट पे रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग्स अच्छी है, मतलब बोरिंग्स कम है, और उसके बाद यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट ज्यादा है, कैश ज्यादा है, तो यहाँ पे स्टॉक रुक जाएगा। और अगर ये सब चीजें नहीं है, रिजर्व्स जो है
कम है, बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉक नीचे गिरने लगेगा, ये बात होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं इन्वेस्टर्स पे। यहाँ पे भी मुझे एक बहुत बुरी चीज़ लगी, वो ये कि प्रमोटर्स के पास 45% शेयर है। मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप में प्रमोटर्स के पास 65% के आसपास तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए तो अच्छी बात है। 45% इज़ वेरी लेस। एफ के पास अराउंड 7-8% है, डी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक के पास 46% है, 47% होल्डिंग पब्लिक के पास है, जिसमें से आप कम से कम 4% निकाल दो, चलो 4% निकाल दो, 42% होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के पास जितनी कम होल्डिंग उतनी अच्छी बात, बट यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है, 42% बहुत ज़्यादा होल्डिंग होता है। तो ये भी मुझे एक नेगेटिव पॉइंट, एक रेड फ्लैग लगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया क्या है कैसा है फंडामेंटल्स। एक बार टेक्निकल्स पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे सॉरी, मैंने आपको बोला था कि आप इस चीज़ को याद रखना, 2012 से लेकर के 2020 तक स्टॉक में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, स्टॉक एक ही जगह पे रुका हुआ था, ऊपर नीचे। मतलब मैं सेल्स के केस में कह रहा हूँ, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, चलो। स्टॉक जो है यहाँ पे देखोगे सेल्स में एक ही जगह पे 1100, 1200, 1300, 1100, 1200 इसी तरह से कर रहा था 2020 तक। 21 से इसमें जो है कुछ अच्छी चीजें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज अगर आप देखोगे कि 20 तक क्या हुआ था, ये 20 है, ठीक है। मैं एक बार इसे ना थोड़ा लाइन बना देता हूँ ऐसे करके, ये 20 है, और पीछे चले जाओ आप 12 में, ठीक है। ये है कहाँ गया, ये है 12, ये है 12। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे बना देता हूँ। अगर आप देखोगे 12 से 20 में, या फिर आप उसे पहले भी देख लो, चलो एक सेकंड, ये क्या हो गया, ओके सो वेट। अगर आप इसके पहले भी देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक ही जगह पे फंसा हुआ है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी साइडवेज जा रहा है, कभी फिर नीचे फिर ऊपर, उसके बाद फिर वैसा ही चलता रहा। और उसके बाद 2013-14 में थोड़ी तेजी आई थी, लेकिन फिर वो तेजी चली गई। जैसे मैंने कहा था कि मतलब बीच में अगर आप देखोगे कब तेजी आई थी, आप देखो 2014 से तेजी आई थी। क्यों तेजी आई थी, थोड़ा खोजते हैं रीजन। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2014 ये रहा, 2014 के बाद से अगर आप देखोगे 15 से यहाँ पे जो है लॉस तो गया था, उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा 16-17 में अच्छा प्रॉफिट्स आए थे, ठीक है। 16-17 में अच्छा प्रॉफिट आया था, ये देखो 16, ये रहा 16, ये रहा 17, देखो 16-17 में अच्छा प्रॉफिट आया था, स्टॉक ऊपर जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक नीचे गया, कब नीचे गया, 18 में। 18 पे आ जाते हैं अब ये देखो 18 पे स्टॉक क्या हुआ, -20, +20 करोड़ का प्रॉफिट से -20 करोड़ का लॉस। यहाँ पे देखो जैसे ही प्रॉफिट गया स्टॉक एकदम से नीचे आ गया। वही चीज मैं कहता हूँ कि अगर बैकएंड पे चीजें सही नहीं होंगी, स्टॉक इसी तरह से गिरता है और जितना आपका प्रॉफिट होता है सब गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 2020 का ये लाइन है, इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों ऊपर जा रहा है, क्या रीजन है, क्योंकि इसके नंबर्स अभी काफी अच्छे आ रहे हैं 2-3 साल से। अगर आप देखोगे तो इसके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। अब अगेन वही बात आती है, अगर ये नंबर सस्टेन करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक बढ़ता रहेगा। अगर ये नंबर सस्टेन नहीं करेंगे तो पिछले बार जैसा हुआ था वैसा ही होने के चांसेस है। रिकमेंडेशन मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टडी कैसे करना होता है, बिहेवियर कैसे देखना होता है, यही बिहेवियर होता है सॉरी, यही बिहेवियर होता है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी स्टॉक देखो, लॉन्ग रन में वो फंडामेंटल को देख करके ही जाएगा। शॉर्ट रन में हो सकता है कि वो कुछ करे, कुछ ऊपर जाए कुछ नीचे जाए, उससे मतलब नहीं है। लॉन्ग रन में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है, बट आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और बाकी ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और एजुकेशनल वीडियो है जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। और जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।